नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ का आना तय माना जाता है। और ये जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ का आना तय माना जाता है, जोड़ दे करके जो मैं कह रहा हूं, इसकी मुख्य वजह क्या है? नेपाल। क्योंकि नेपाल से निकलने वाली ऐसी तमाम नदियां हैं जो बिहार से होते हुए निकलती है और बिहार के बीचों बीच जो गंगा नदी बह रही होती है वहां जाकर के मिल जाती है। चाहे वो आप देखेंगे कि गंडक हो जाए, कोसी हो जाए, ये तमाम नदियां। और खास करके जब कोसी की चर्चा करते हैं, हम सब पढ़ते हैं, बचपन से जानते आए हैं कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। हालांकि उसे मुख्य रूप से कहा जाना चाहिए कि मिथिला, और खास करके उसमें भी जो कोसी बेल्ट पड़ता है, कोसी नदी का बेसिन जो है, खास करके सीमांचल का एरिया को, डिस्ट्रिक्ट सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, वो वाला एरिया जो है, वहां सबसे ज्यादा तबाही मचता है, क्योंकि कोसी नदी का प्रकोप वही देखा जाता है। कोसी नदी के विषय में यह भी कहा जाता है कि यह नदी जो है अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। अभी मैं आपको मैप पर दिखाऊंगा कि कोसी का क्या प्रकोप होता है। अब यहाँ पर समझिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ का आना तय हो जाता है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती है, सदाबहार नदियां हैं। सदाबहार नदियां कहने का तात्पर्य है कि ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि ऐसी नदियां जिसमें वर्ष भर जल रहे, और जब मानसून का समय आता है तो निश्चित तौर पर जल और हो जाता है, पानी का भंडारण उतना कर नहीं पाती नदी, और फिर क्या है, बांध तोड़ करके पानी बाहर निकलती है। तो बाढ़ का आना तय हो जाता है और बड़े स्तर पर देखेंगे जान माल की क्षति बिहार में प्रत्येक वर्ष देखा जाता है। नई सरकार बदली है, नई सरकार ने इस बात को लेकर के कवायद तेज किया है कि नेपाल सरकार से इन तमाम चीजों को लेकर के बात किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार कोशिश किया गया है, दशकों से ये बात की जाती रही है कि नेपाल गवर्नमेंट से सही से बात किया जाए, ताकि किस तरह से सिंचाई के लिए कितना जल उपलब्ध हो सकता है, कोई परियोजना चल रहा है तो वो किस तरह से चल रहा है, कितना अपडेट उस पर है। इसके अलावा जो पानी का डेटा है वो शेयर किया जाए, कितना पानी छोड़ा जाएगा, कितने समय में छोड़ा जाएगा, ताकि उसका मैनेजमेंट यदि सही से किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग राहत बचाव कार्य किए जा सकते हैं तो जान माल की क्षति कम हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर के लंबे समय से कयावत जो रहा है, तेज रहा है। अब नई सरकार जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कुछ अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी दी है कि नेपाल सरकार के साथ इन तमाम मुद्दों पर बात किया जाए। तो खास करके जो मुख्य जो दो नदी है, जो पूरी तरह से देखेंगे, जो बिहार का उत्तरी मैदान हो जाता है, गंगा के उत्तर में जब जाएंगे, मिथिला का पूरा क्षेत्र, वहां जो तबाही मचाती है, उसमें दो नदी, कोसी और गंडक, दोनों ही गंगा की सहायक नदी है, मुख्य भूमिका निभाती है। तो इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, इस बात को लेकर के नेपाल के साथ एक बहुत बड़ी पहल की जा रही है। 3 दिनों तक महत्वपूर्ण बैठक होगा, यानी कि 30 अप्रैल, आज 1 और 2 मई को ये बैठक भी होगी। तो कुल मिलाकर के इस 3 दिनों में बहुत सारे कुछ चीजों को लेकर के यहाँ पर बात की जानी है, ये तारीख है, ठीक है। और यहाँ पर संयुक्त समिति होगा, तो संयुक्त समिति की बैठक जो है वो नेपाल में ही आयोजित हो रही है, दो नदी को लेकर के। जो लोग 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, किस दो नदी की बात की जा रही है? कोसी और गंडक को लेकर के एक संयुक्त समिति होगा। संयुक्त समिति कहने का क्या तात्पर्य हो गया कि नेपाल के कुछ अधिकारी होंगे और बिहार के कुछ अधिकारी होंगे, ठीक है। तो ये मिलकर के आपस में बात करेंगे, 3 दिन ये चलेगा। उसका मुख्य उद्देश्य, एजेंडा क्या है कि कैसे बाढ़ नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि नेपाल में भी क्षति होता है, बिहार में भी, सिंचाई व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए, और इसके अलावा जो तमाम तरह की परियोजनाएं चल रही है इन नदियों पे, उसको कैसे बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। अब जरा ये जो है बिहार का रिवर मैप है, इसको समझिए। बिहार के लिए कहा जाता है कि बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है। आप इस मैप को देखेंगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ नदी जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नदियां बिहार में है जो छोटी छोटी नदियां हैं, तमाम नदियों की सहायक नदियां, और ये सारी नदियां जाके गंगा की सहायक नदियां होती है। तो ऐसी छोटी नदियां तो दिख भी नहीं रहा, फिर भी आप देखेंगे पूरे बिहार के मैप पर ढेर सारी नदियां नजर आएगी। एक बार मैं चीजों को बेहतर ढंग से आपको बता देता हूं, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाए, परीक्षा में आपके लिए ये सब उपयोगी हो सकता है। आप देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये रिवर जो आपको दिख रहा है ना, ये रिवर, ये उत्तर प्रदेश की तरफ से आती हुई, और यहाँ पर बक्सर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बक्सर में एक जगह पड़ता है चौसा, तो बक्सर के चौसा में गंगा नदी बिहार में एंट्री कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ एंट्री किया, और फिर देखिए यहां से एक तरह से यह आगे बढ़ते हुए, मुख्य रूप से देखते चलिए यहाँ पर किस तरह से ये रिवर आगे बढ़ते हुए निकलती है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि गंगा रिवर जो है, ये बिहार को दो महत्वपूर्ण भागों में बांटने का काम कर देती है, ठीक है। देखिए, गंगा रिवर को जो है ना, बिहार की जीवन
दायनी नदी भी कहा जाता है। तो ये तो कर दिया, उत्तर की तरफ सेपरेट कर दिया आधे बिहार को, जिसको हम उत्तरी मैदान कहते हैं बिहार का। मिथिला का एक बड़ा हिस्सा, हालांकि मिथिला का ये हिस्सा भी मिथिला में ही माना जाता है। और ये देखेंगे तो अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से ये दक्षिण का हिस्सा आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, तो ये पूरी ये जो एरिया हुआ मगध वाला हिस्सा, आपको ये पूरा दक्षिण का हिस्सा नजर आएगा। तो दो भाग में बिहार को बांट दिया। अब ये गंगा नदी जो जिन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, उन डिस्ट्रिक्ट की संख्या यहाँ नोट कर लीजिए, आपको प्रीलिम्स में काम आएगा। वह 12 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है? आधिकारिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर 38 डिस्ट्रिक्ट। इस 38 में गंगा नदी 12 डिस्ट्रिक्ट को छू करके चलती है। ठीक है, तो जब बाढ़ का समय आएगा तो बताइए आसपास के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं गंगा से लग रही हैं, वहां पर बाढ़ का पानी जाएगा। ठीक है, जल जमाव की समस्या इसी एरिया में होता है। इस एरिया में बाढ़ की पानी बहुत तेजी से आता है, फिर लेकिन लौट जाता है। यहाँ पर जल जमाव की अधिक समस्या होगा, है ना, क्योंकि बीच में गंगा नदी और तमाम सहायक नदी यहीं पर आ रही है। और ये एरिया जो दक्षिण का होगा, ये पूरा तरह से क्या सूखाग्रस्त क्षेत्र के तौर पर देखा जाएगा। तो ये बिहार की एक समस्या भी रही है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इस बात को समझ लीजिए, आपको मेंस में काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 डिस्ट्रिक्ट को छू करके निकल रही है। अब देखेंगे यहां से शुरू करेंगे तो घाघरा आपको नजर आ रहा है, गंडक पर अभी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा गंडक के बाद जो दूसरी एक नदी है उसको कहते हैं बूढ़ी गंडक। ठीक है, इसके अलावा बागमती, इसके अलावा कमला, कोसी और देखिए महानंदा। ठीक है, तो ये पूरा जो है मुख्य नदियां हो गई उत्तर की। अगर दक्षिण की शुरू करेंगे तो यहां से शुरू कीजिएगा, सोन, इसके अलावा पुनपुन, इसके अलावा फल्गु। फल्गु नदी जो है, आप अगर गर्मी के मौसम में जाएंगे तो ये पूरी नदी सूखी रहती है, यानी कि इस पार से लेके उस पार तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आप पैदल चल के जा सकते हैं ना। तो फल्गु नदी, हालांकि बरसात के समय फिर इसमें पानी देखने को मिलता है। इसके अलावा कोयल हो गया, अजय हो गया, चंदन होगी, छोटी छोटी नदियां हैं बहुत सारी। लेकिन ये तमाम नदियां आप देखेंगे, ये देखिए इसका बहाव, आप ये जो भी नदी आएगी ये गंगा की सहायक नदी आगे चल करके बनती चली जाती है। जो कोसी को लेकर के मैंने बात किया, देखिए कोसी आ कहां से रही है? नेपाल से। चूंकि बिहार के उत्तर में कौन सा जगह पड़ता है साथियों? नेपाल, और इधर हिमालय, तो वहां से आने वाली नदियां हैं। इसलिए मैंने पहले कहा था सदाबहार नदियां हैं। कोसी नदी और गंडक नदी को ध्यान रखिएगा। देखिए यहां से गंडक नदी ये इधर चंपारण की तरफ से आ रही है, और ये अभी यहाँ जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो सहायक नदी गंगा की हुई ना गंडक, और कोसी का भी यही हाल है। तो कोसी भी गंगा की सहायक नदी हुई। लेकिन कोसी के लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोसी एक ऐसी नदी मानी जाती है, ये देखिए यहां से ये नदी एक तो लंबा रूट तय करती है कई डिस्ट्रिक्ट से, देखिए ऐसे धनुष का आकार बना लेती है, और फिर क्या करती है, ये कभी कभी अपना डायरेक्शन चेंज करती है। मान लीजिए जैसे कोसी नदी यहाँ बह रही है, और ये बहुत सारी बस्ती है ना, घर हैं लोगों के, और कोसी यहां से बह रही है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों का घर सुरक्षित है, नदी के किनारे है। अचानक से क्या होगा, कुछ वर्षों बाद कोसी अपना रूट चेंज करेगी। ठीक है, लोग रात में सोते ही रह जाएंगे, और ये नदी यहां से डायरेक्शन चेंज करके यहां से बहने लग जाएगी। तो बताइए यहाँ पर जितने जनजीवन लाखों लोग रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे कि नहीं? यही कोसी नदी करती रही है, आज से नहीं, दशकों से ये कोसी का चरित्र रहा है। इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, और माना जाता है कि कोसी अपना रास्ता बदलने के लिए, मार्ग बदलने के लिए जाने वाली नदी है। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर प्रीलिम्स से पूछा जाता है कि बिहार में कौन सी नदी अपना मार्ग बराबर परिवर्तन करते रहती है जो बहाव का है, तो वो कोसी है। बिहार का शोक भी यही है। और ये धनुष के आकार को लेकर के देखिए नेपाल से आ रही है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा, ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसको कोसी बेल्ट कहा जाता है। ये वाला पूरा हिस्सा देखेंगे, ये कोसी बेल्ट हो जाता है। अब इसमें कई डिस्ट्रिक्ट जाकर के छूते हैं यहाँ पर। अब इसको मैं रफ करता हूं। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट देखिए कहां पर ज्यादा प्रकोप होगा कोसी का। सबसे पहले सुपौल तो होगा ही। सुपौल के अलावा यहाँ पर देखेंगे तो आप कुछ हद तक इसका देखा जाए तो आपको खगड़िया में देखने को मिलेगा, मधेपुरा में देखने को मिलेगा। यहाँ सहरसा छूट गया है तो सहरसा भी रख लीजिएगा। पूर्णिया में देखने को मिलेगा, कुछ हद तक आपको कटिहार में, थोड़ा बहुत भागलपुर में हिस्सा में, और थोड़ा बहुत जो आपको दिखेगा वह आपको दिख सकता है दरभंगा के इस एरिया में। और यहाँ पर जो समस्तीपुर का एरिया बनता है, तिकोनिया पे, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा, अगर पानी बहुत ज्यादा प्रकोप आया तो ये एरिया बहुत सारे यहाँ पे जगह है जो लो लैंड है। बिहार में इसको चौर कहते हैं। आप जानते होंगे बिहार के लोग, तो चौर, चौर मतलब वो ऐसी जमीन, आप मान के चलिए कि वो लो लैंड है, 6 महीना तक वहां पानी रहेगी, तो जल जमाव की समस्या यहाँ पर कोसी बनाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो इस तरह से ये पूरा एरिया, खास करके ये जो हिस्सा है
वह पूरा तरह से प्रभावित ये बेसिन पूरा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इसलिए मैंने कहा कि कोसी का पानी यहाँ गंगा में जाके यहाँ पर समा गई, तो कोसी का पानी कहीं भी दक्षिण बिहार में पहुंचा, इस एरिया में कहीं पहुंचा नहीं ना, कोसी मिथिला में ही रह गया। और मिथिला में भी देखा जाए तो सीमांचल के एरिया में, ये बाउंड्री दे दीजिए, तो सीमांचल के हिस्से में अपना प्रकोप दिखा रही ना। इसलिए मैंने कहा कि आप अगर इसको गहराई से कभी जानना चाहे, समझना चाहे, तो कोसी के मार्ग को, तो बिहार का शोक है क्योंकि बिहार राज्य की बात है, लेकिन मिथिला का शोक और मुख्य रूप से आप देखेंगे सीमांचल के लिए, इस एरिया के लिए यहां परेशानी लाती है। ये बातें हैं। तो कोसी को लेकर के परियोजना बनाई जाए, कोसी को कैसे रोका जा सकता है, रोकने का तात्पर्य है कि तबाही रोकने की बात की जा रही है, नदी रोकने की नहीं। एक और नदी की चर्चा है, चलिए इसको रब करते हैं, यहां पर समझ लेते हैं। जैसा मैंने कहा था कोसी और गंडक, अब देखिए गंडक एक बहुत लंबी नदी है, यहां से ये भी नेपाल से आ रही है, एकदम छूते हुए चंपारण वगैरह को यहाँ पर आते हुए तब गंगा तक का सफर तय करती है। और गंडक की भी अगर क्षमता देखा जाए तो सदाबहार नदी है, वर्ष भर इसमें पानी रहेगा, मानसून के समय पानी ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है भंडारण क्षमता कम है, पानी बाहर निकलेगी, बांध तोड़ देगी। तो कुल मिलाकर के जहां जहां भी गंडक जाएगी तो क्या होगा, बाढ़ आएगी ना। तो कुल मिलाकर के इस तमाम जगहों पर गंडक बहुत परेशानी करेगी। तो चूंकि देखिए एक लंबा रास्ता तय किया जा रहा है गंडक के द्वारा, यहाँ आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो सब गंडक के प्रकोप में आते हुए जाएंगे। तो एक बड़ी आबादी इस एरिया में देखने को मिलेगा। आपको मैंने एक प्रोग्राम पढ़ाया था जिला दर्शन, अगर आपको ध्यान हो, बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट की बात किया था मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि गंगा के उत्तर में जितने भी जिला है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी की जब चर्चा किया जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी एक तो बिहार का सबसे ज्यादा है देश में, और उसमें भी इन डिस्ट्रिक्ट का जब उत्तर में जाएंगे तो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा दक्षिण के मुकाबले। और खास करके ये एरिया जो आपको देखने को मिलेगा, जो उत्तर पश्चिम का हिस्सा है, यहां पर बहुत आबादी इन तमाम डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिलेगा। तो गंडक के वजह से बहुत आबादी प्रभावित हो रही है। तो ये दो बातें यहां पर देखने को मिला। हालांकि ऐसा नहीं कि बूढ़ी गंडक तबाही नहीं मचाती है, दरभंगा मुजफ्फरपुर सब में देखेंगे तो वो बूढ़ी गंडक या बागमती सब जो है वो परेशानी कर रही होती है। अगर सोन, पुनपुन, फल्गु सबका देखेंगे तो जो औरंगाबाद, नवादा, गया जी वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये परेशान कर रही होती है। और गंगा नदी तो खैर है ही पटना वगैरह में, भागलपुर सब में आप देखेंगे, जो 12 डिस्ट्रिक्ट मैंने कहा हर जगह गंगा नदी का प्रकोप देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के नदियों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, इस बात को लेकर के यहाँ पर बातें की जा रही है, ताकि आने वाले समय में बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सके। और बिहार में बाढ़ के प्रकोप को कम करना है तो उसके लिए नेपाल सरकार से बातचीत करना ही पड़ेगा, इसके बिना यह काम सफल नहीं हो सकता है। चाहे भारत सरकार अपने स्तर से कितना भी काम कर ले, बिहार सरकार का कितना भी काम कर ले, क्योंकि नदियों का उद्गम स्थल ही उधर से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट मिलकर के करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मीटिंग होगी, ये संयुक्त बैठक, किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी, देखिए कुछ तकनीकी बातें की जाएगी। तकनीकी बातें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पानी का जो डेटा है, वो कितना डेटा बिहार की तरफ छोड़ा जाएगा, वो पहले ही समय रहते हुए नेपाल सरकार शेयर कर ले बिहार सरकार के साथ, ताकि उस हिसाब से राहत कार्य किए जा सकते हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सकता है। कुछ पानी एक्स्ट्रा है तो उसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कई परियोजनाएं बनाई जा सकती है। इन तमाम तकनीकी पहलुओं पर बात किया जाएगा। प्रशासनिक तौर तरीके पर कि किस तरह से चीजों को व्यवस्थित किया जाए, जान माल की क्षति कैसे हो, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के। और महत्वपूर्ण क्या है, वित्तीय विषयों को लेकर के, चाहे वो तकनीकी काम करेंगे या प्रशासनिक काम करेंगे, सभी के लिए फंड चाहिए, है ना। और बाढ़ में आप जानते हैं, बाढ़ जो राहत कार्य आता है उसमें बहुत सारे फंड आते हैं, उससे पहले भी बांध की मरम्मत कराना हो, ये सब चीजें। तो कुल मिलाकर के वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, इन तमाम चीजों पर बैठक किया जाए। और कोसी और गंडक में लगातार जो कटाव हो रहा है, देखिए जो रास्ता मोड़ने का काम, जैसे मैंने दिखाया ना आपको, धनुष की तरह कोसी बन रही है, तो कटाव मिट्टी का जैसे जैसे हो रहा है, उस वजह से और ज्यादा मार्ग बदलना इन नदियों को आसान हो जाता है। उस कटाव को कैसे रोका जा सके, आपको ध्यान होगा पिछले साल ही जो घटना घटा है, गंगा नदी अपना एक तरह से देखेंगे आरा वगैरह के कुछ एरिया में कटाव बहुत ज्यादा हुआ, जिस वजह से कहा गया कि कुछ गांव पूरी तरह से नदी में समा गया, बहुत सारे लोगों का घर, जल जीवन सब खत्म हो गया। आपने देखा होगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप जाकर के ये तबाही आप देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ये खतरनाक स्थिति हुआ था, लास्ट ईयर की बात है, और ये जो गंगा नदी की वजह से हुआ था। तो यही कटाव कोसी गंडक भी करते हुए नजर आती है। तटबंधों और बैराज की सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तटबंध की सुरक्षा की जाए, क्योंकि जैसे भी मानसून का मौसम आएगा ना, आषाढ़ का महीना, आप देखेंगे कि बिहार में सभी लोग जो तटबंध हैं नदियों का, उसकी रखवाली करना शुरू करेंगे।
क्योंकि तटबंधों को एक तो क्या होता है कि प्राकृतिक तौर पर टूटने की समस्या रहती है कि पानी बहुत ज्यादा आ गया तो प्रेशर लगता है, उससे बांध कमजोर हुआ तो टूट सकता है। तो कहाँ बांध कमजोर है वहां मरम्मत की जाए तुरंत, तो एक व्यवस्था तो ये। दूसरी बात क्या होता है, कुछ उपद्रवित तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व, वो भी बांध तोड़ने का काम करते हैं। ये बिहार में खूब प्रचलित होता है। बिहार के लोग आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए ऐसा होता है कि नहीं। बहुत ज्यादा वहां ये समस्या होती है। तो तटबंध और बैराज की देखभाल सही से करना, नहरों में पानी का सही स्तर बनाए रखना, ये बेहद जरूरी है। देखिए नहरों की अगर सही व्यवस्था आप करते हैं ना, तो इससे आगे चल करके आप सिंचाई का प्रबंध कर सकते हैं। जैसे अभी खरीफ फसल की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बार जो है ग्लोबल वार्मिंग का असर ज्यादा हो सकता है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मानसून देर हो सकता है, गर्मी का मौसम देख लीजिए कितना है। तो कुल मिलाकर के इस समय पर आपको जल की आवश्यकता होगा, ठीक है। और ऐसे जो ये एक्स्ट्रा पानी हो जाता है नदियों का, इसको अगर आप नहरों में सही से रख लेते हैं तो आप सिंचाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीफ फसल की सिंचाई में, तो पैदावार बेहतर हो सकता है। जल जमाव और सिल्ट यानी कि गाद की समस्या, मैंने आपको बताया था बिहार की मैप पर कि जो बीच का कुछ हिस्सा पड़ जाता है, जो बीच का कुछ हिस्सा पड़ता है, ये वाला जो हिस्सा कुल मिलाकर के है, यहां पर समस्या जल जमाव की रहती है इन कुछ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो अब पानी फ्लो आया तो मिट्टी लेकर के आई, हालांकि यही मिट्टी जो खास करके अगर देखेंगे जलोढ़ मृदा, तो ये उपजाऊ भूमि भी बनाती है। इसी वजह से इस एरिया में पूरा देखेंगे फर्टाइल लैंड है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये अपने साथ जो है वो मिट्टी लाती है, जल जमाव लगातार होता रहता है, गाद की समस्या बनी रहती है, तो उससे कैसे निपटान किया जाए। और दूसरी बात, जो परियोजना का क्षेत्र है, कहीं पर कोई परियोजना वगैरह चल रहा है तो वहां पर अतिक्रमण की बड़ी समस्या है। अतिक्रमण की समस्या इससे भी समझा जा सकता है कि ऐसे समझिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं बिहार में, तकरीबन देखेंगे मोर देन 67% पॉपुलेशन ऐसा बताया गया है जिसके पास 1 इंच जमीन भी अपना नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये लोग क्या करेंगे, जो सरकारी जमीन है या जहां बांध वगैरह, बिहार में अब जितनी नदियां हैं, जितने भी बांध बने, आप बांध पर जरा एक बार भ्रमण कर लीजिए। बांध के दोनों, अब जैसे कि नदी यहाँ बह रही है ना, नदी का फ्लो इससे हो रहा है, इस रूट से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बांध है और फिर यहां पर बांध है, दोनों तरफ से बांध है। आप देखेंगे क्या कि ये दोनों बांध किसी का जमीन नहीं है ना, वो सरकारी जमीन है, गैर मजरुआ बोलते हैं उसको, है ना बिहार में। तो गैर मजरुआ है, नदी का फ्लो इसे रखा गया कि समय पर इसको किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। लेकिन यहां पर देखेंगे कि दोनों तरफ बहुत सारे लोग अपना घर बना करके रहते हैं, पक्का मकान तक बना लेते हैं। तो ये क्या होता है कि अतिक्रमण होता चलता है। तो इस वजह से बांध वगैरह की मरम्मत नहीं हो पाता है, जहां परियोजना वगैरह कोई लग रहा होता है वहां ज्यादा ये समस्या होती है। तो इन चीजों से कैसे निजात पाया जाए, इस बात को लेकर के भी बात किया जाएगा। और दूसरी बात, बाढ़ पूर्वानुमान पर खास फोकस लगाने की बात की गई है, क्योंकि इस बात से आप इस बात को मतलब टाल नहीं सकते हैं कि बाढ़ आएगी नहीं, है ना। सदाबहार नदियां हैं, जल का स्तर बढ़ेगा, भंडारण क्षमता नहीं है, तो बाढ़ आना तो तय है। लेकिन अगर पूर्वानुमान लगाया जाए, अगर सही समय पर डेटा शेयर किया जाए, अगर सही समय पर जो है चीजों को प्रबंध किया जाए, राहत कार्य पहुंचाया जाए, तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों से जान माल की क्षति जो है उसे कम किया जा सकता है। तो बिहार को नेपाल से रियल टाइम जलस्तर और बारिश का डेटा नहीं मिल पाता है, जिससे बाढ़ का अनुमान लगाना बेहद कठिन हो जाता है, क्योंकि पानी उधर से आना है। अब पानी उधर से आना है तो फिर निश्चित तौर पर पहले डेटा तो नेपाल सरकार को देना पड़ेगा ना। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बैठक में जो है जोर दिया जाएगा, और ऑनलाइन डेटा शेयरिंग सिस्टम जो है इसको विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि समय रहते हुए बाढ़ की चेतावनी दी जा सके, लोगों को सतर्क किया जा सके, और सरकार प्रशासन भी इन तमाम चीजों को लेकर के तैयारी कर सके। बैठक क्यों जरूरी है, कोसी और गंडक नदियां नेपाल से निकलती हैं और हर साल बिहार में भारी तबाही लाती हैं, हम बात कर चुके हैं। दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन भारत सरकार और नेपाल सरकार समन्वय बना करके चले, क्योंकि दोनों देशों को इससे क्षति होता है। अगर कोऑर्डिनेशन करती है तो नेपाल सरकार की बहुत मदद भारत सरकार के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि नेपाल के पास संसाधन की कमी है, और कई बार यही होता है कि नेपाल के पास रिसोर्सेज कम है, उतने फंड नहीं है, इस वजह से अपनी नदियों का प्रबंध नहीं कर पाती है। तो अगर सही से दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होता है तो भारत सरकार मदद भी करेगी, और करती भी है। आप नेपाल जाएंगे, जो मधेशी प्रांत है, बिहार के बॉर्डर से लगता हुआ मिथिला का हिस्सा जो उस एरिया में पड़ता है उसको मधेशी प्रांत कहते हैं, उधर आप जाएंगे ना, तो आप विभिन्न सारे जो बोर्ड अपने यहाँ भी लिखा रहता है ना, यहाँ पत्थल का या ऐसे बोर्ड लगा रहता है जिसपे लिखा रहता है किसने परियोजना, यहाँ किसके कर कमलों से उद्घाटन हुआ है, कौन फंड दिया है, कितना फंड हुआ है, इसमें ढेर सारे देखेंगे भारत सरकार का नाम लिखा होगा। नेपाल की बात कर रहा हूं मैं,
है ना। तो जब आप उधर जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि किधर है, और बिहार सरकार भी लिखा होता है। मैं एक बार गया था तो मैं तो बहुत देर तक यही सोचता रहा कि मैं बिहार में आ गया हूँ कि नेपाल में हूँ, क्योंकि मिथिला का वो हिस्सा है, आपको लोगों का आहार व्यवहार भाषा मैथिली ये भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो भारत सरकार और बिहार सरकार क्या करती है, बहुत सारी चीजों को लेकर कोऑर्डिनेशन वहां नेपाल पे करती है, मदद करती है। इसकी वजह से वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। तो अगर बाढ़ को लेकर के भी आपस में सही से कोऑर्डिनेशन कर ले तो निश्चित तौर पर बाढ़ एक समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इससे निजात पाया जा सकता है। और निश्चित तौर पर दोनों ही सरकारों को लॉन्ग टर्म में प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं, बाढ़ को ये नहीं समझना चाहिए कि इस बार आ गया। बिहार ने और नेपाल एक ऐसी जगह है, दोनों जगह पे हर साल बाढ़ का आना तय है, क्योंकि नेपाल के नीचे है, ग्लेशियर पिघलेगा, इन नदियों में जलाएगा ही, तो आपको तबाही झेलना पड़ेगा ही। तो कुल मिलाकर के अगर आपसी से सहमति से कोऑर्डिनेशन करके काम करते हैं, नेपाल में नई सरकार आई है तो उम्मीद जगह है, बिहार में भी नई सरकार है, तो दोनों प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि एक सकारात्मक बिंदु पर आकर के पहुंचा जाएगा, और उसके बाद जो भी फैसले निकलेंगे नेपाल और बिहार दोनों जगह के लोगों के लिए शुभ होगा, सुखद होगा। ठीक है, तो तमाम तरह की बातें जो है वो बाढ़ प्रबंधन को लेकर के जुड़ा हुआ है, डेटा शेयरिंग, तटबंध की सुरक्षा और नदी प्रबंधन। अगर ये सब होता है तो निश्चित तौर पर कोसी और गंडक जो लगातार उत्तर बिहार की बात करें, जो मिथिला का हिस्सा है, वहां जो तबाही मचाती है और भारी स्तर पर जानमाल की क्षति करती है, उससे बचा जा सकता है। आप लोग, मुझे जो लोग सुन पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, खास करके जो बिहार के और खास करके जो मिथिला के हैं बिहार में भी, कि आप बाढ़ से कितने दो चार होते हैं। और कोसी नदी बेल्ट के जो हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, इन क्षेत्र के दरभंगा, वहां के लोग मुझे निश्चित तौर पर लिख के बताएं कि कोसी की तबाही क्या आपने कभी देखी है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।